अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन। ये जो मेथड है इस पर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर कन्वेंशनल मेथड्स। कन्वेंशनल मेथड मीन्स कि जैसे कि हम लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज़ करते थे, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता था कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। जैसे कि BCG एक एम्बोविस की अटेन्यूएटेड फॉर्म है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए 13 ईयर्स लग गए थे। तो इसी वजह से कुछ ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जो कि पेंडेमिक फॉर्म में होती हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है। अगर इसकी वैक्सीन हम प्रोड्यूस करना चाहें लाइव अटेन्यूएटेड मेथड के थ्रू तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से हम इस मेथड के थ्रू उसकी वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि HIV हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या इसके अलावा कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी अभी तक वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं हो पाई, तो उनकी भी वैक्सीन हम इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पर भी आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इस मेथड का प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि इसकी प्रोडक्शन हम किस तरह से करते हैं। तो आप कंसीडर करें कि हमारे पास दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक क्या है, हाईली विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, एविरुलेंट है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है। तो हम करते ये हैं कि ये जो एविरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी मदद से हम ये जो विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि ये जो एविरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको एज अ वेक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। वेक्टर के तौर पे कैसे यूज़ करेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है। इसके जो DNA के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं इन एविरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो एविरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वेक्टर के तौर पे काम करेगा। अब इन एविरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसके अंदर अब इस विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के DNA इंसर्ट हो गए हैं, इनको ट्रांसफ़र करेंगे ह्यूमन बॉडी में। तो जब ये ह्यूमन बॉडी में जाएंगे तो वहाँ पे ये अपनी प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे, साथ में इन विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, इनकी जो प्रोटीन्स होंगी, जो विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन है, इनको फौरन कंसीडर करेगी और इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। तो अब ये पर्सन क्या हो गया है, इम्यूनाइज्ड हो गया है ये जो विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी प्रोटीन के अगेंस्ट। अब अगर इसका इन्फेक्शन होगा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये होता है जनरल प्रिंसिपल, यानी कि इसमें हम करते ये हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको एज अ वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के केस में हम किस तरह से वेक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे और वायरस को हम किस तरह से वेक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को एज अ वेक्टर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको हमने वेक्टर यूज़ करना है, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, एविरुलेंट है। और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है। ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए विरुलेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से इस वैक्सीन की प्रोडक्शन करेंगे। अब ये जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। उसका काम ये होता है कि जो DNA है उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को वहाँ पे जाकर कट करता है और उस पोर्शन को सेपरेट कर सकता है। तो इसमें भी हम यही मेथड यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप लोग देखेंगे ये जो DNA है किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया के अंदर, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इसमें डिफरेंट जीन्स होती हैं। कुछ जीन्स क्या होती हैं, हाईली विरुलेंट होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और कुछ उनकी प्रोडक्ट्स, कुछ जीन्स की प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो जस्ट इम्यूनोजेनिक होती हैं, यानी कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकती हैं, कोई डिजीज़ नहीं करवा सकती। तो हमारे जो हम जिनको इंपॉर्टेंस देंगे वो ऐसी जीन्स होंगी जो कि इम्यूनोजेनिक होंगी। तो फर्ज करें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका ये जो पोर्शन है, ये जो जीन्स हैं वो क्या हैं, विरुलेंट हैं, यानी कि इनकी जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी वो हाईली विरुलेंट होंगी। और ये जो कंपोनेंट है ये जो कंपोनेंट है DNA का, इससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, इम्यूनोजेनिक होंगी, इम्यूनोजेनिक होंगी। तो अब हम इंपॉर्टेंस किसको देंगे, तो ये जो इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट है इसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से ये जो DNA का कंपोनेंट है इसको अब हम सेपरेट कर लेंगे इस वायरस या फिर इस बैक्टीरिया से। अब हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड DNA था वो आ गया है हमारे पास यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर है ये जो कि एविरुलेंट है, ये जो और बैक्टीरिया है इसमें होता है प्लाज्मिड प्रेजेंट।
अब प्लाज्मिड में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डीएनए हमने निकाला है किसी वायरस से या फिर बैक्टीरिया से, इसको इनोकुलेट कर देंगे इसमें, यानी इसकी लाइगेशन करवा देंगे इस जो प्लाज्मिड है इसमें, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। अब जब इसकी लाइगेशन हो जाएगी तो इसका डीएनए इसमें अब आ जाएगा। अब इसको हम एज अ वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, ये जो जिसके अंदर अब ये इसका डीएनए आ गया है यहाँ पे, इसको हम इनोकुलेट कर देंगे ह्यूमन बॉडी में। अब जब बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो इसके पास अब क्या होगा, एक तो प्लाज्मिड होगा जिसमें उसका अपना डीएनए है, और इसके अलावा ये जो डीएनए है ये क्या है, इस विरुलेंट बैक्टीरिया या फिर इस वायरस से हमने लिया है। अब ये जो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में हमने इनोकुलेट किया है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी ग्रो कर सकता है और इंट्रा सेलुलर भी ग्रो कर सकता है। तो जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रो करेगा तो अब क्या होगा कि अपनी इसका जो अपना डीएनए है इसकी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाएगा, और साथ में ये जो हमने इसका जो डीएनए इंसर्ट किया है उसकी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगी। जब इसकी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, अब मैक्रोफेजेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स को इंगल्फ कर लेंगे। अब जब इंगल्फ कर लेंगे, अब क्या होगा, MSC2 की मदद से इनको अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करवाएंगे। ये जो MSC2 की मदद से रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया था कि एक्सोजीनस एंटीजन को हम किस तरह से, यानी हमारी बॉडी किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती है, और उसका लिंक यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो जब ये MSC2 की मदद से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अब क्या होगा, हेल्पर टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होगा, अब टी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और बी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि इसमें क्या हुआ है, ट्रेनिंग हो गई है टी सेल्स की और बी सेल्स की इन प्रोटीन के अगेंस्ट, यानी कि जो इस विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थी। इस तरह ये बैक्टीरिया सेल के अंदर भी ग्रो कर सकता है, यानी इंट्रासेलुलर भी ये ग्रो कर सकता है बैक्टीरिया। अगर तो ये बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर ग्रो करेगा तो अब क्या होगा कि ये प्रोटीन जो इसकी प्रोटीन्स हैं इसको अब इनसाइड सेल प्रोड्यूस करवाएगा। अब इसका ये जो डीएनए है इसकी प्रोटीन्स को अब इनसाइड सेल प्रोड्यूस करवाएगा। अब क्या होगा, इसको अब जो इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन होती हैं उनको MSC1 की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह मैंने MSC1 के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, वो भी वीडियो आप लोग लाजमी देखें। तो MSC1 की मदद से क्या होगा, ये जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, CD8 सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और इस तरह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और फिर मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल्स की प्रोडक्शन होती रहती है। अब हुआ क्या है कि हमने इस एविरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली है इस पर्सन में, यानी कि हमने इसको इनोकुलेट नहीं किया इस पर्सन में, हमने इसकी मदद से इस पर्सन में इम्यूनिटी डेवलप की है। अब अगर इसका एक्चुअल इन्फेक्शन होगा इस पर्सन में, तो क्योंकि इसकी प्रोटीन्स के अगेंस्ट पहले ही टी सेल और बी सेल प्रोड्यूस हो चुके हैं, यानी कि मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल, तो इसके अगेंस्ट फिर अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और इस ये जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है इसकी किलिंग करवा देगा। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया को एज अ वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया जो वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है आजकल, वो है, जिस पे रिसर्च हो रही है, वो है BCG। इसके अलावा कुछ और भी बैक्टीरिया हैं जिनको हम वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वायरल वेक्टर जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा बहुत फर्क है इसमें। अब इसमें जो हम वायरल वेक्टर यूज करते हैं, तो फर्स्ट ये जो वायरस है ये क्या है, ये विरुलेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये वायरस या फिर ये बैक्टीरिया क्या है, हमारी बॉडी के लिए विरुलेंट है। इसमें भी हम वही मेथड यूज करेंगे, रिकम्बिनेंट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, यूज एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, और इसमें हम वही कंपोनेंट जो कि इम्यूनोजेनिक है, यानी कि वो जीन जो हाईली इम्यूनोजेनिक है लेकिन विरुलेंट नहीं है, उनको सिलेक्ट करेंगे और उनको यहाँ से सेपरेट करवा देंगे एंडोन्यूक्लियस की मदद से। अब हमारे पास ये कंपोनेंट्स अलग हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वायरस में इस पोर्शन को हम इंसर्ट करवा देंगे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। तो अब इस वायरस में जो कि ए विरुलेंट वायरस है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसमें इस विरुलेंट जो वायरस या बैक्टीरिया है उसका जीन इंसर्ट हो गया यहाँ पे।
अब क्या हम करते हैं कि इस वायरस को, जो कि अब वेक्टर के तौर पे काम करेगा, इसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। अब क्योंकि वायरसेस क्या होते हैं, हमेशा ही सेल इंट्रासेलुलर प्रोड्यूस यानी कि अपने आप को रेप्लिकेट करवाते हैं। तो अब ये वायरस क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे ये हो गया सेल और उसके अंदर ये वायरस चला गया है। अब इस वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। किसका, इसका अपना भी डीएनए प्रेजेंट है और साथ में ये हो गया उसका अपना डीएनए, और साथ में ये जो विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था इसका भी डीएनए प्रेजेंट है। तो अब ये वायरसेस क्या करते हैं, ये जो डीएनए है इसको ह्यूमन बॉडी का जो न्यूक्लियस है और उसके जो डीएनए है उसमें इंसर्ट करवा देंगे। तो ये हो गया ह्यूमन डीएनए, न्यूक्लियस हो गया और ह्यूमन डीएनए हो गया, और इसमें क्या इनॉकुलेट हो जाएगा, वायरल डीएनए। ये जो इसका डीएनए है और इसके डीएनए में इसका अपना डीएनए भी प्रेजेंट है और साथ में इस विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसका भी डीएनए प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे इंट्रासेलुलर प्रोटीन प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस होंगी। ये जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है ये सेल से आउटसाइड भी जा सकती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जा सकती हैं। अगर ये इंट्रासेलुलर रहेंगी तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, MSC1 की मदद से ये रिप्रेजेंट हो जाएंगी, MSC1 की मदद से। और MSC1 की मदद से जब ये रिप्रेजेंट होंगी तो इनको CD8 सेल डिटेक्ट कर लेंगे और इस तरह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी इस पर्सन में। इस तरह अगर जब ये आउटसाइड चली जाएंगी, सेल के आउटसाइड, तो क्या होगा, इसको जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो फेगोसिटिक सेल होंगे इसको इंगल्फ करेंगे, जैसे स्पेशली माइक्रोफेजेस होते हैं, इनको इंगल्फ करने के बाद MSC2 की मदद से इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने सरफेस के ऊपर, और उसके बाद हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होंगे, और जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होंगे तो फिर मेमोरी डेवलप हो जाएगी, मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल। तो अब हमने इस विरुलेंट जो वायरस है इसकी मदद से ये जो विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली है इस पर्सन ने। तो अब इस वायरस का जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो इसकी प्रोटीन से ये वाकिफ होगा इम्यून सिस्टम, यानी कि इसके अगेंस्ट ये अब टी सेल और बी सेल प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब ये जो टी सेल, मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग करवा देंगे और इस तरह से ये पर्सन इम्यूनाइज्ड हो जाएगा इस डिजीज के अगेंस्ट या इस वायरस के अगेंस्ट या इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो इस तरह से हम रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन करते हैं। और जो वेक्टर हम वायरल वेक्टर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है वैक्सीनिया वायरस, जिसे हम काउपॉक्स वायरस भी कहते हैं, उसको हम एज अ वेक्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जैसे कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट करते थे वो एक्चुअल इन्फेक्शन की तरह बिहेव करता था, इसी वजह से इम्यूनिटी उसमें स्ट्रॉन्ग डेवलप होती थी उस पर्सन में। तो इसमें भी देखें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इंसर्ट किया है वो एक्चुअल इन्फेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसी वजह से इस पर्सन में भी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें हमने विरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं यूज़ किया। तो इस मेथड के थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। HIV जो वायरस है उसकी भी वैक्सीन इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करवाने के लिए काफ़ी रिसर्च की जा रही है। तो यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वैक्सीन प्रोड्यूस करना काफ़ी मुश्किल है, उनकी वैक्सीन हम इस मेथड के थ्रू प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी वजह से इस मेथड पे आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन ये समझ आ गया होगा। थैंक्स।